जाने माने एक्सपर्ट आज हमारी इस पहेली को सुलझाएंगे हमारे दर्शकों के लिए कि मार्केट क्या चिंता मुक्त हो गया है। अब मैं जाता हूँ जसप्रीत जी के पास। मैंने कहा पहले टिक मार्क लगवा लेता हूँ किधर किधर। जसप्रीत सर, शुक्रवार की तेजी देखकर आपने अपने क्लाइंट्स को आप मंडे मॉर्निंग के लिए क्या नोट लिखेंगे, बताइए। सर मतलब एक दिन की तेजी या मंदी देख के एक्साइटमेंट या मायूस चेहरा तो नहीं रखते, बट हाँ डेफिनेटली वीकेंड अच्छा गुजरेगा वो जरूर आप बोल सकते हैं कि एटलीस्ट मंडे मॉर्निंग बिटवीन नाउ एंड मंडे मॉर्निंग you'll have a good weekend for all the investors. बट जस्ट कैरिंग ऑन जो प्रीवियसली आप पूछ रहे थे, तो बिटवीन जो वेरियस इवेंट्स आपने बोले, क्लियरली सर उसमें जियोपॉलिटिकल तो बहुत बड़ा इवेंट है, वो इतना जल्दी रुकने वाला नहीं है। I've been listening to some of these geopolitical experts over the last few weeks and months. और ये पोस्ट कोविड बहुत ज्यादा हुआ है। अगर आप देखेंगे द वॉर्स ग्लोबली, वॉर सो कॉल्ड, चाहे वो इंडिया इंक्लूडिंग हो, राइट, विद पाकिस्तान, विद चाइना, और ग्लोबली यूएस, रशिया, एंड नाउ व्हाट्स हैपनिंग इन मिडिल ईस्ट, ये अब कंटिन्यूस रहेगा ऐसा लग रहा है, राइट, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एक्सपर्ट्स। सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर more geopolitical events affecting the Indian markets and economy on a regular basis. तो ये and उसका impact obviously जहाँ क्रूड रिलेटेड है, यहाँ जहाँ पे एम्बार्गो है, या जिसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेशंस हैं। अभी बांग्लादेश में हुआ तो अगले दिन ही हर किसी का रिपोर्ट आ गया कि हमारा बांग्लादेश के साथ क्या ट्रेड रिलेशंस है, राइट। ऑल एफएमसीजी कंपनीज, द लगेज वेयर्स, बिकॉज लगेज कंपनीज अपना वहाँ पे आउटसोर्सिंग यूनिट्स रखती हैं। तो ठीक है, वो सिविल सिचुएशन है, दैट्स अ डोमेस्टिक सिचुएशन। ऑल सच थिंग्स जहाँ पे एक डोमिनेंट टायरेंट स्ट्रोक किंगडम है, उसके अंदर का अनरेस्ट बोल लीजिए, या इंटर कंट्री रिलेशनशिप्स गोइंग फॉर अ टॉस, दिस जियोपॉलिटिकल इवेंट्स बहुत बड़े, इट विल बी देयर एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर। सो दैट्स आवर नंबर वन वॉच। एंड सर जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, ये येन कैरी ट्रेड पिछले 2 वीक से पहले तो कोई बात भी नहीं कर रहा था सर, मतलब 1 मंथ बैक, 3 मंथ बैक, सडनली येन कैरी ट्रेड आ गया, सडनली द बिग ब्रोकरेज हाउस सेज कि 70-80% हो गया। बट सर किसी ने ये तो नहीं बोला था ना ये एक बड़ा इवेंट है। अगर किसी ने बोला ही नहीं इवेंट है, तो अब सडनली ये अनुमान कैसे लगाया जा रहा है कि हाँ 70-80% हो गया, खत्म, उतना ही बचा है। दैट आई कुडंट डाइजेस्ट फ्रैंकली, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन। बट अनरिलेटेड इवेंट्स रहेंगे सर, मतलब वो, सॉरी आई एम जस्ट डाइग्रेसिंग अ बिट, but coming back to your original question, we are just there and trying to tell investors 11% return in 6 months in Nifty, 26% return in 1 year in Nifty, and multi-cap PMSs, multi-cap approach, like us, like Equintus Research Ranking, and many such fund managers. उसमें obviously we try to give alpha. वो steady state over a period of time, 15-16% Nifty compounding year after year, and 20-25-30%, in that range depending on risk appetite over a period, वो बना रहना चाहिए हर साल। Maybe the next 1 year will be not as easy as it was the last 1 year, and more volatile than the last one. ओके, खैर ये वाले इश्यूज तो रहेंगे अभी। जसवीर सर, एक सवाल और। हम लोग जब भी मार्केट में बात करते हैं ना, तो अब तो चूंकि सुनील सर फंड में है नहीं, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि सारे फंड मैनेजर ना बहुत चिंता करते रहते थे कि स्मॉल कैप और मिड कैप बहुत महंगे हैं और अब लिक्विडिटी आई जा रही है। लेकिन उनकी अर्निंग्स भी थी, 25-30% की अर्निंग ग्रोथ थी, तो इसलिए वो अपने आप को जस्टिफाई करते थे हर क्वार्टर के बाद। बड़े वाले स्टॉक्स में पता नहीं ग्रोथ थी नहीं थी, जो भी है। अब एक थ्योरी ये निकल के आ रही है, लोग कह रहे हैं ऐसा कि मार्जिन एक्सपेंशन अब नहीं होगा शायद, जिस तरह की अब तक हमने देखी। अब रेवेन्यू ग्रोथ भले होगी, मार्जिन उस तरह एक्सपेंड होगा, इसलिए स्टॉक का चलना थोड़ा मुश्किल है। आपका क्या व्यू है? नहीं, ये मतलब यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है कि अभी तक जो ड्राइवर्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ थे वो डोमिनेंटली मार्जिन्स अपटिक था, मार्जिन सरप्राइज था। रेवेन्यू ग्रोथ था, बट उसमें ले दे के मतलब 10-15-20% ही की रेंज में आप वाई ग्रोथ कर सकते हैं, राइट। एंड लास्ट क्वार्टर सो फार जो रिजल्ट्स आए हैं, राइट, अगर आप बीएफएसआई हटा दें तो रेवेन्यू, एंड दिस आई एम सेइंग, लेट्स से बीएसई 500 एक्सक्लूडिंग बीएफएसआई, तो रेवेन्यू ग्रोथ 6-7% की रही है। बट if you look at the profit growth, it is in fact negative, वो माइनस 10-12% है। अगेन रिजल्ट सो फार बीएसई 500 एक्सक्लूडिंग बीएफएसआई जोड़ देंगे तो ऑब्वियसली जो रेवेन्यू ग्रोथ है 6%, वो 9% हो जाएगा, और जो प्रॉफिट डिक्लाइन है -12, वो विल बी मोर लाइक +9%। बट you're right, मार्जिन सरप्राइज की गुंजाइश बहुत कम है।
ऑलरेडी कॉर्पोरेट इंडिया ने जूस अप कर लिया है द एंटायर ऑपरेटिंग लेवरेज एंड द कॉस्ट प्रेशर्स आर राइजिंग एवरी डे सो क्लियरली रेवेन्यू ग्रोथ बहुत बड़ा पैरामीटर बन जाएगा गोइंग फॉरवर्ड एंड उसके अंदर वॉल्यूम ग्रोथ एसएसजी ग्रोथ दैट अगेन बिकम्स इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड पिछले क्वार्टर भी काफी जगह डिसअपॉइंटमेंट्स देखने को मिली। अब आते हैं सर बैंकिंग सेक्टर पे। बैंकिंग सेक्टर में अभी जिक्र आपने किया ना, तो इसलिए उसको ले जाते हैं बीच में। एक बहुत पिकुलियर सिचुएशन में मैं आप लोगों के सामने पहले एक सिचुएशन पेंट करता हूँ। 4 तरीके की समस्याएं बैंकिंग सेक्टर में है, मतलब 4 विचित्र स्थितियां बनी हैं। एक तो ये कि उनकी डिपॉजिट ग्रोथ कम हो रही, इसकी बहुत चिंता रेगुलेटर से लेकर के बैंक और एनालिस्ट तक कर रहे हैं। दूसरा ये हुआ कि जो क्रेडिट ग्रोथ है ना, वो घटने की आशंका है। अब उनको लगता है कि वो सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे भी आप देखिए नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के बराबर ही होनी चाहिए। अभी भी वो 15% के आसपास है, अगर तो वो नीचे आएगी। तीसरी समस्या है कि जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो बढ़ रही है बैंकों की। अब डिपॉजिट नहीं आएगा तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, तो मार्जिन प्रेशर भी आ रहा है। अब ये सिनेरियो जो बना है, इसमें आप देखो नंबर्स के हिसाब से अभी डिपॉजिट ग्रोथ जो है, मैं तो FY24 का आंकड़ा दे रहा हूँ 11-12% का। करंट फोर्टनाइट का आप देखेंगे तो इससे भी नीचे है, क्योंकि जो कि वो हाई फ्रिक्वेंसी डेटा है, इसलिए हमने कहा सेटल डेटा लेना चाहिए। और क्रेडिट ग्रोथ अभी भी 15-16% के आसपास बनी। तो इसके बीच में कहीं, जिसको कहते हैं ना हिंदी में, मांडवाली होनी पड़ेगी। डोमेस्टिक सेविंग अगर आप देखें तो बहुत नीचे, लाइफ लो पे चल रही, मतलब 40-50 साल के लोस पे है। इस वक्त जो है 18% के आसपास ही होनी चाहिए। ये FY23 के डेटा, लेटेस्ट डेटा 0.1-0.2% मैक्सिमम, इससे ज़्यादा हो सकता है अगर थोड़ी सी इंप्रूव हुई होगी। अगर रियल एस्टेट में लोग कम लोन ले रहे हैं और इधर जाएंगे तो थोड़ी शायद डोमेस्टिक बढ़ेगी। और ये डोमेस्टिक पूरी ग्रॉस सेविंग का 60% होती है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। और यही प्रेशर बैंकों के ऊपर हमको देखने को मिल रहा है। फूड इन्फ्लेशन अभी भी बहुत ऊपर है। अभी लेटेस्ट आंकड़ा देख के कुछ लोग बहुत खुश होंगे कि 5.2% पर आ गए जुलाई में, बट दरअसल वो हाई बेस के कारण है। अगर उस बेस को आप एडजस्ट करें तो अभी भी बहुत ऊपर है फूड इन्फ्लेशन। अब इस कॉन्टेक्स्ट में बैंकों के सामने, जसप्रीत सर, बहुत बड़ी समस्या है। एक पंजाब नेशनल बैंक का उदाहरण देखिए आप, उन्होंने करीब 600-625 करोड़ तो खाली अकाउंट मैनेजमेंट से कमा लिए। आप सोच न देख रहे कैसी बैंकिंग चल रही है इस देश में, कि आप जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं रखेंगे तो उस पर चार्ज लगे, उससे 625 करोड़ की उनकी कमाई हुई है। तो मुझे लगता है कि बैंकों में एक बहुत बड़े रिस्ट्रक्चरिंग या बहुत बड़ी नई सोच की ज़रूरत पड़ेगी क्या, या जो इस परेशानी से गुजरने वाले हैं, ये लोग गुजर रहे हैं रादर, ये एक बड़ी समस्या खड़ी होने, इसलिए बैंक चल नहीं रहा है। 20% अंडरस्टोर रहेगा ही रहेगा वो। जसप्रीत जी। नहीं यार नीरज जी, ब्रॉडली आपने वो सारे पॉइंट्स बहुत सही 1 2 3 करके एक्सप्लेन किए। द इशू विद लो डिपॉजिट्स एंड हाई लेंडिंग ग्रोथ रेट्स एंड वो एक्चुअली 1-2 महीने की बात नहीं, काफी टाइम से चल रहा है। एंड चाहे उसको रीजन आप बोल लीजिए कि जो नया पैसा है जो लास्ट 2-3 इयर्स का है, वो कैपिटल मार्केट को जा रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, राइट। मतलब नेट नेट पीपल आर नॉट पुटिंग मनी इनटू बैंक्स, राइट। एंड वो स्टार्वेशन तो है ही है डेफिनेटली। एंड देयरफॉर वो सीडी रेशियो खराब हो रहा है। एंड पैरेलली ये आरबीआई की जो जो उन्होंने जो काफी टाइट करके रखा हुआ है, एंड उसके चक्कर में द बिगेस्ट बैंक्स या बिगेस्ट एनबीएफसीज आप ले लीजिए, चाहे अगेन डिस्क्लेमर्स, नो रिकमेंडेशन, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, चाहे कोटक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, राइट, ऑन दी बिग नेम्स, या मिडिल लेवल पे आईएफएल फाइनेंस के साथ रिसेंटली हुआ, या लाइक फिनटेक्स और पेटीएम, दैट आल्सो इज पुटिंग अ बिग अमाउंट ऑफ स्केयर इन इन्वेस्टर्स माइंड की वो मल्टीपल को बहुत ज्यादा डाउनग्रेड कर रहा है, एंड इट्स नॉट allowing it to go up at all. And you look at the best names like Bajaj Finance or even tier 2 names, multiples have got downgraded in the last 12-15 months by 10 to 20%. And uska kafi impact aaya hai ki that share prices are either -10% or 0 or +10% in the last 1 year. And agar Nifty 26% chal raha hai, to therefore ye sare underperform. So I think all these things put together, and names are getting largely flat or declining trajectory पे already आ गई। अभी cost of funds ऊपर जाएगा तो शायद और बड़ी दिक्कत आएगी।
to put everything together, I think you're right. Banks will have to find new ways to नए उनको ढूंढना पड़ेगा how to have a base on which they can grow continuously year on year, and जहाँ पे ये समस्या कम रहे, both in terms of RBI उनको कल को कुछ किसी चीज पे पेनल्टी ना लगाए, as well as the deposit rates being at least at par with the loan growth rates, if not higher. There will be a lot of struggle, and that largest name is also struggling big time over. We've been largely, just to as a information, we've been largely underweight this space for the last 2 years now. Against 35, 40, 42% in that range of BFSI ka raha hai, we've been in the range of 20 to 25%. So in our overall portfolio, so clearly वो so-called हम थोड़ा सा बचे हुए हैं उसमें से, and that has helped us big time. तीसरा एक सेक्टर है आईटी, जो इस हफ्ते का सुपरस्टार था। आईटी इंडेक्स 4.64% की रैली उसने दिखाई और छोटे बड़े सब तरह के स्टॉक्स में बड़ी तेजी आई। नतीजे आ चुके हैं, किसी ने भी बहुत अच्छा गाइडेंस नहीं दिया है, यहाँ पे भी वो रिलेटिव थ्योरी लग गई है। क्यों चल रहे हैं इसमें? तो दो तीन कारण मोटे तौर पे समझ में आ रहे हैं कि यूएस में अब ब्याज दर घटने की उम्मीद बन गई है कि सितंबर 17-18 को रेट कट हो जाएगा। जो एक रिसेशन का बहुत डर था, वो रिटेल सेल्स के नंबर ने उसको थोड़ा सबसाइड कर दिया है, तो मंदी भी नहीं आ रही है। इन्फ्लेशन 3% के साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे चला गया, तो अब कहने में बड़ा आसान लगेगा, देखिए 2.9 ही तो है, 2.8 ही तो है, तो वो दो आ गया बीच में। और जो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ने के आसार है, तो उसमें भी जो वीकली डेटा है वो भी सपोर्टिव है। लेकिन ये सब होप है, ये तो बहुत दिन से चल रहा है, 6 महीने से यही डेटा आ रहा है, इसमें क्या नई बात हो गई? तो आईटी में सस्ते नहीं थे बड़े वाले स्टॉक्स को। आप देखिए 2-3% की ग्रोथ और 30-40 का मल्टीपल, ये चल रहा है, अभी भी चल रहा है और चल रहा है अब। तो क्यों ये तेज़ी को हमें अच्छा मानना चाहिए या बुरा मानना चाहिए? मेरा कोई जजमेंटल व्यू नहीं है, एनालिस्टों का जजमेंटल व्यू होगा। बताइए जसप्रीत सर, आईटी में इतनी तेज़ी क्यों है, क्या बदल गया ऐसा? आई थिंक जो लार्ज कैप में अभी बैंकिंग से अगर बाहर निकल के देखें तो नेक्स्ट टू बेस्ट सेक्टर्स टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दो ही बनते थे। एक था एफएमसीजी, जो पोस्ट इलेक्शन अगर आप देखें बिटवीन बजट एंड पोस्ट इलेक्शंस, उसने अपना एक छोटा सा मूव दिखाया, एंड देन नाउ इट इज काम डाउन बिकॉज ऑब्वियसली रिजल्ट्स में जो नंबर्स आए हैं वो उतने एनकरेजिंग नहीं है। तो एंड इट हैज डन इट्स बिट। आईटी ही ऐसा एक लार्ज फ्रॉम द लार्ज सेक्टर रह गया था, बिसाइड्स ऑटो की अलग स्टोरी है, जहाँ पे देयर वाज फेयर अमाउंट ऑफ पेसिमिज्म, एंड अर्निंग्स ग्रोथ का जो एक्सपेक्टेशन था जो गिर के 5-8% हो गया था, नाउ इट इज बैक टू 9-12% इन दैट रेंज, एंड मिड कैप्स का इट कंटिन्यूज टू बी 15-18%। ईपीएस ग्रोथ की बात हो रही है फॉर द करंट फाइनेंशियल। तो विद दैट एंड ऑब्वियसली अदर एक्सपर्ट्स ने भी बताया कि विद इंटरेस्ट रेट्स कट्स एंड यूएस इकोनॉमी पे जो आउटलुक आ रहा है वो उतना इट सीम्स टू बी increasingly okay in terms of the outlook. So with that two things, outlook not as bad and interest rate cuts, it definitely benefits the IT sector. Definitely उस background में जहाँ पे valuations अभी भी reasonable है. I mean, you can hardly get sectors where the P is between 20-25 1 year forward, and with the return ratios जो 20-30-40% में हो, and with solid cash flows and impeccable management pedigrees. So definitely, IT space में I think it would fall, and it's more of a tactical background, tactical moves that has happened. And I think एक और point I would like to highlight is कि जो IT में जो correlation रहा है, which is checking between Nasdaq and IT, वो largely last 1 year and 2 years में largely same रहा है, and I think in between it had broken up, so I think it's just catching up. So by now, if you look today, the 1 year and 2 year returns in Nifty, IT index and Nasdaq, they have largely converged after today's move. So एक थोड़ा सा gap था, I think it has also caught up. So I mean, just trying to put pieces together. Not that we knew all of this much before, but इतना मतलब whatever has happened, it looks like it is summation of all this. जसप्रीत जी, कोई डरना चाहिए यूएस इलेक्शन की वजह से? ट्रम्प जीत के आ गए तो आईटी वालों को? नहीं सर, वो
बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग अस, हमने 8 साल पहले डर के बैठे थे जब ट्रम्प को आना था. आई एम टॉकिंग अबाउट 8 years बैक, राइट, बिफोर बाइडेन. एंड 3-4 महीने का नीजर रिएक्शन था, नर्वसनेस था मार्केट में. एंड उसके बाद जो बुल रन आया है 4 साल में अमेरिका में और इंडिया में, तो वो अच्छे को इट्स टेकन एवरीवन बाय सरप्राइज. तो आई डोंट थिंक वी शुड गेट टू मच वरीड. नेट if I have to take a call, I think largely positive ही होना चाहिए, because compared to like other large economies like Russia, like China, like जो India के competitors in some sense, especially China, they would be, including Trump, would be more pro-India than other countries, especially when it comes to manufacturing and in terms of relaxing of certain norms to ensure that there is less import for US, there is less import from China, and more freebies or little more relaxation towards economies like India, because हम बहुत बड़ा the number 2 economy है जो in terms of substitution effect दे सकते. So I am largely positive, but negative होने का कोई कारण नहीं है. We've seen it 8 years back. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.